नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय शो किसका होगा राज तिलक। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत आपके सामने है और हम आपको बता दें इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद लोकसभा में हैं और जनपद फर्रुखाबाद की बात करें तो यह यहाँ पर शाक्यों के राजा शुद्धोधन की राजधानी भी थी। महान कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान भी यहीं पर था और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमल नाथ का भी जन्म यहीं पर हुआ था। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है जनपद फर्रुखाबाद के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी हैं और इनको कांग्रेस के गठबंधन द्वारा समाजवादी पार्टी से जिसका गठबंधन हुआ है उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि न्याय तक जो आपका चैनल है जी उस न्याय तक चैनल के माध्यम से जनता की आवाज जी जनता तक मेरी आवाज पहुंचने के काम करेगा और जनता इस बार न्याय करने का मन बना ली है, इसलिए आपको तो विशेष विशेष धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी भी रहे हैं और कहीं न कहीं जो गठबंधन हुआ है उसमें आपको मौका दिया गया, कहीं न कहीं पार्टी ने एक कहना चाहिए कि तुरुप का इक्का खेला है और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में आपसे अच्छा वर्तमान स्थिति में इतना पढ़ा लिखा कोई भी प्रत्याशी हो। पिछले 10 सालों में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा किए हुए है, इन 10 सालों को आप कैसे देखते हैं? इन पिछले 10 सालों में जी भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हो गए जी और लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ अन्याय करने का काम किया है, हमारे साथ धोखा देने का काम किया है। क्योंकि जो उम्मीदें 10 साल पहले लोगों ने लगाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो पूर्णतः धरातल पर कहीं भी साकार नहीं हुई। अगर बात में अकेले फर्रुखाबाद की ही करूं तो फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद एक फर्रुखाबाद में विकास की एक किरण निकली थी और वो निकली थी गंगा एक्सप्रेस वे। जी बिल्कुल। आपने भी इस बार गंगा में जब बाढ़ आई तो कितने भयावह दृश्य देखे लोगों की, जहां पर फसलों की हानियां होती है, फसलों के साथ मैं कहना चाहूंगा लोगों की जन हानियां भी होती है और हमने तो बड़ा बड़ा भयानक दृश्य भी देखे। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सांसद होने के बावजूद भी जो गंगा एक्सप्रेस वे माँ गंगे के बगल से होकर निकल के जा रहा था, अगर वो निकल जाता तो मुझे लग रहा है कि 100 साल की नहीं, जब से माँ गंगा यहाँ से निकली होंगी और जब से हर बार बरसात के दिनों में बाढ़ आती है तो वो बाढ़ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती और गंगा के पास की जो जमीनें हैं जो किसानों की, उन किसानों की जो जमीन है आज कौड़ियों के भाव है, पूरी बालुई मिट्टी है। मैं कह सकता हूं कि वो जमीनों के रेट भी आसमान पर हो जाते तो फर्रुखाबाद विकास के रास्ते पर जुड़ने का काम करता। तो आज तक यहाँ से इसलिए जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फर्रुखाबाद में आलू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। दुख इस बात का होता है कि आजादी के जमाने से आज तक इतनी सारी सरकारें नहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने फर्रुखाबाद के आलू की फसल के लिए, जहां किसानों की फसल 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो सकती थी, आलू की फसल के लिए, आलू की प्रोसेसिंग के लिए कोई भी यहाँ पर प्लांट नहीं लगाया। आलू से बहुत सारी दवाएं बनती है, चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो अगर मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ बन जाता तो मैं कह सकता हूँ कि जो आलू की फसल का जो रेट है वो 2 गुना नहीं कम से कम 100 गुना बढ़ जाता। सर कहना चाहिए कि आपसे पहले समाजवादी पार्टी के भी यहाँ पे सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद रहे और कहीं न कहीं सब अपना ही पेट भरते रहे अगर ऐसा कहा जाए। और लेकिन आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या जनता उम्मीद ये बात लगा सकती है कि आपके सांसद, क्योंकि आपकी सोच भी उसी प्रकार से होगी जब आप डॉक्टर हैं और वेल एजुकेटेड हैं, तो क्या आपके अगर यहाँ पर फर्रुखाबाद में अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या यह जनता उम्मीद करे कि यहाँ पर जो किसान है उनके लिए कुछ हितकर होगा? मैं बड़े सम्मान से कह सकता हूँ कि जैसे हमने फर्रुखाबाद के लोगों की सेवा लगातार 12 से 13 सालों से एक डॉक्टर बनके की है और डॉक्टर की ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है, डॉक्टर की अगर जाति होती है तो वो जाति होती है मानवता और एक मानवता का संदेश लेके डॉक्टर नवल किशोर आज हर चौखट पे जाने का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म की चौखट हो, किसी भी जाति की हो,
सारे धर्मों का सम्मान करते हुए हर चौखट पर डॉक्टर नवल किशोर जाने का काम कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐतिहासिक विजय यहाँ से 2024 में यहाँ पर ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। और देखते रहना, आने वाले समय में इतना ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि ये जमीन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। अभी कहा आपने, भगवान बुद्ध की धरती है, महादेवी वर्मा जी की धरती है, और सबसे बड़ी बात हमारे जैन मुनि की भी आपने बताई। इसके अलावा माँ गंगे का भी पवित्र स्थल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब इतना सारा ऐतिहासिक फर्रुखाबाद है तो यहाँ की क्रांति और विजय भी ऐतिहासिक होगी। सर बिल्कुल, कहीं न कहीं अब आप डॉक्टर भी हैं और एक नेता भी हैं, क्योंकि अब आप चुनाव में आ रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो जाने कि आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है? मेरी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि में अगर राजनीति की बात करो तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि जो सामाजिक क्रांति के बाद अगर राजनीतिक क्रांति पाई जाती है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति से पहले मैं सामाजिक प्राणी हूँ। एक डॉक्टर के रूप में हमने सोशल वर्किंग किया है। इसके अलावा सारे धर्मों में आस्था रखते हुए, सारे धर्मों का सम्मान करते हुए मैंने सारे धर्म के लोगों का हमेशा हमेशा आदर करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि एक डॉक्टर बन के आप समझ सकते हैं कि लोगों ने जो प्यार देने का काम किया है। मैं तो यही कहूंगा कि लगातार 12 से 13 सालों में मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। सर और सीधा सा उदाहरण ये है कि आपने कायमगंज जैसी छोटी सी जगह पर आपने कैंसर का अस्पताल बनवा दिया, और दिल्ली में या लखनऊ में लोग इलाज कराने के लिए जाते थे। इससे ये भी कहीं न कहीं आपने साबित कर दिया कि गरीबों के लिए आपके दिल में कितनी जगह है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जी भी हैं, आप भी हो, और भी कई निर्दलीय भी प्रत्याशी आ सकते हैं, संभावना है। आप उनसे खुद को किस प्रकार से अलग रखते हैं? वर्तमान सांसद वो तो हमारे बड़े भाई है। मेरी कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है माननीय सांसद जी से। मेरी लड़ाई तो उस आइडियोलॉजी से है जो इस देश के किसानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। जहां नौजवान हमारा पूरी जीवन भर की नौकरी फौज में जाया करता था, क्योंकि फतेहगढ़ में फौज का बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पर अमूमन लोग गांव के और किसान के बच्चे पहले अपना दंड बैठक लगा लेते थे, दौड़ लगा लेते थे और सेना भर्ती में भर्ती हो जाते थे। और जब सेना में भर्ती हो जाते थे तो उनके घर का जो स्टेटस है वो आगे बढ़ जाता था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे जीवन भर की नौकरी हुआ करती थी उसको 4 साल की अग्निवीर योजना के नाम पर बर्बाद करने का काम कर दिया। मैं आप सही कह रहे हैं कि मैं पेशे से कैंसर डॉक्टर हूँ। इकलौता पूरे भारत देश में कायमगंज एक ऐसा कस्बा होगा जिस कस्बे में एमसीएच और डीएम लेवल के डॉक्टर यहाँ पर बैठने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं कि आगे 2024 में परिवर्तन होगा। मैं आज उन तमाम छोटे बच्चे जिनका भविष्य बर्बाद ना हो जाए, वो सारी कास्ट के बच्चे हो सकते हैं। शिक्षा कितनी महंगी हो गई। जब मैं एमबीबीएस करता था उस समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस मात्र 90,000 हुआ करती थी। आज फीस 20 लाख रुपए एक साल की हो गई। और उस समय सरकार द्वारा किसानों के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 लाख रुपए लोन मिल जाता था। और 10 लाख रुपए लोन लेके हम जैसे बच्चे जो गरीब और साधारण परिवार के बच्चे हैं, क्या सर आज एजुकेशन लोन नहीं मिलता है? आज मैं बताता हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। मेरा जो फीस था वो 4.5 लाख था 5 साल का, और लोन हमने 7 लाख रुपए ले लिया। उससे मैं पढ़ लिया। ये आशीर्वाद था श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, और आशीर्वाद था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। आज मेडिकल कॉलेज की फीस, एमबीबीएस की फीस 1 साल की 20 लाख रुपए हो गई। किसी बैंक से लोन जाके एक एप्लीकेशन लगा देना, आपके अगर आईटीआर नहीं होगा ना तो बैंक वही भगा देगी आपको। तो लोन की बात कर रहे हो, क्या एजुकेशन लोन कितना मिला है? क्या 1 करोड़ की पढ़ाई के लिए बैंक 1 करोड़ रुपए लोन दे रही है? जहां तक मेरे संज्ञान में है 15 लाख रुपए से ज्यादा लोन की व्यवस्था नहीं है। क्या 15 लाख रुपए देके 1 करोड़ की पढ़ाई करी जा सकती है? डीएम अगर एमडी और एमएस की अगर बात कर लो तो आपके भी पैरों तले अभी जमीन न खिसक जाए। जी। इसलिए कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से गरीब की चौखट को हजारों कोस दूर रखने का काम करती है। ये श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का ये विजन है कि वो किसानों के बच्चों का, गरीबों के बच्चों का जी हर लेवल पर ख्याल रखने का काम करते हैं। तो फिर इस समय वर्तमान सांसद को कहां पर देखते हैं? मेरा उनसे कोई झगड़ा ही नहीं। द्वारा किए गए विकास कार्यों को सांसद को व्यक्तिगत देखने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, वो तो हमारे बड़े भाई है। और मैं तो कह रहा हूँ उनको भी डॉक्टर नवल किशोर के आज के पिछड़ों के मूवमेंट में, गरीबों के मूवमेंट में उनको भी सपोर्ट करना चाहिए।
तो फिर ये तो कहीं न कहीं एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? वो भी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से, आप भी लड़ रहे हो, एक तरफ आप बता रहे हो बड़े भाई हैं। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, मैं आइडियोलॉजी से लड़ रहा हूँ। मेरी आइडियोलॉजी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मैं आइडियोलॉजी लड़ रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मेरी आइडियोलॉजी है श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। मेरी आइडियोलॉजी है समाजवादी, और मेरी आइडियोलॉजी है जी मैं समझ रहा आदरणीय हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी। आज जो पीडीए और इंडिया जो गठबंधन है, उस आइडियोलॉजी पर डॉक्टर रमन से चुनाव लड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि मुख्यतः फर्रुखाबाद एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुख्यतः क्या-क्या समस्याएं आपके सामने आती? समस्या से पहले मेहनत की बात करूं, मुझे लग रहा है कि मैं मेहनत अभी कम कर रहा हूं। जब मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में था, मुझे याद है कि हम लगातार 72 घंटे तक नॉन स्टॉप ऑपरेशन करते थे। एक ऑपरेशन कर लिया, थोड़ा सो लिया। तो अभी मैं उतना काम नहीं कर पा रहा जितना मैं पढ़ाई के दौरान करता था। और मैं लोगों से यही कह रहा हूं, जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग आज पत्रकार बंधु हैं, आपको देख रहे हैं गांव की गरीब की चौखट पर क्या हो गया है। आज देख रहे हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर नवल किशोर जैसे डॉक्टर बन जाए। तो कहीं न कहीं मैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के जा रहा हूँ, और मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैंने अनाउंस भी कर दिया है, जिस दिन डॉक्टर नवल किशोर सांसद बनेगा, मैं तमाम फर्रुखाबाद के ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, या वो बच्चे जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, मुझे सांसद के रूप में जो तनख्वाह मिलेगी, मैं सारी की सारी तनख्वाह उन तमाम बच्चों पर खर्च करने का काम करूंगा। और उस सैलरी का 1 रुपए लेना भी मैं अपने आप को, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हम 1 रुपए भी उनका तनख्वाह से लेने का। इसी से समझ में आ रहा है कि आपकी सोच किस प्रकार की है सर। कहीं न कहीं आप शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, कहीं न कहीं आप डॉक्टर हैं, आपके कायमगंज और लखनऊ में भी अस्पताल है, और सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है जिस तरीके हो जा रहा है, क्योंकि हमारी पूरी टीम है सर, पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी सर काम कर रही है। अगर सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है और आप सांसद बन जाते हैं, तो फिर आप जो डॉक्टरी आप जो कर रहे हैं, इसको फिर कैसे मैनेज करेंगे सर? तो इतना बेटर प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स, इसमें तो अपार संभावना है। सोचो, अगर देश में कहीं स्वास्थ्य का जिम्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से उसमें विजनरी मतलब एडवाइजरी कमेटी में अगर मिलता है, तो तमाम पूरे भारत देश में जो कैंसर फैला है, उस कैंसर के लिए आई विल बी बेटर प्लान, और उसके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी मैं कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं फर्रुखाबाद के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा कर रहा हूँ। जिस दिन भारत में पहुंच जाऊंगा, पूरे भारत देश में जो आज जो कैंसर फैला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है, इतना प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं, गरीब की चौखट से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए और बेटर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कहीं न कहीं समय कम है, आप बार-बार घड़ी देख रहे हैं। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर, सभी प्रत्याशी वादे करते हैं, आप भी वादे कर रहे हो कि हम अपनी सैलरी नहीं लेंगे, हम ये करेंगे। जनता आप पे कैसे विश्वास करे और बेफिक्र होकर आपको वोट करे? मैंने बड़े-बड़े वादे किए नहीं, जो मेरे बस में था, मैंने जस्ट वही बोला है। अगर मैं सांसद बनता हूँ, अभी पता नहीं आगे क्या होगा, अगर मैं सांसद बनता हूँ, तो जो मेरे बस में है, मेरे बस में ये है कि मुझे जो सैलरी मिलेगी, उसकी मैंने घोषणा की है। देश में परिवर्तन होगा। आज सबसे बड़ी जो मुद्दा है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का मुद्दा है। हम जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे, ऐसे बच्चे जो कभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और पीसीएस नहीं बन सकते थे, वो आशीर्वाद था श्रद्धेय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का, जिनके आशीर्वाद से हम जैसे गरीब परिवार के बच्चे डॉक्टर बने। मैं वही फर्ज, जो उनका जो कर्ज था, उस कर्ज को आज फर्ज के रूप में मैं उतारने के लिए आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज हर चौखट पर जाने का काम करूंगा, और जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देने का काम करेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी थे। मैंने इनका साक्षात्कार किया और सुना, आपने इनके विचारों को सुना, और हम तमाम जनपदों में जाएंगे और वहां के प्रत्याशियों से साक्षात्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम ग्राउंड पर हम पूरी तरीके से, हमारी टीम काम कर रही है और दिखा रही है, क्योंकि पार्टी चाहे किसी को भी वोट दे दे, लेकिन राज तिलक उसी का होगा जिसको पब्लिक चाहेगी, और पब्लिक किसको चाहेगी ये आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ हमारे ओपिनियन पोल में जुड़े रहिएगा। हम पल पल की, हर बूथ पर जाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हर जाति समुदाय से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस बार किसका राज तिलक होने जा रहा है।